पहला मल्टीबैगर कब मिला आपको? One of the biggest multi-bagger for me has been 2011 में फर्स्ट टाइम आई इन्वेस्टेड. एट दैट टाइम इट वाज 59 रुपीज़. शुरुआत के 1-2 साल कैसे रहे आपके इन्वेस्टिंग के? बहुत अर्ली पार्ट ऑफ माई करियर में मुझे समझ में आ गया था कि अगर इक्विटी ही एक ऐसा मोड है जिससे कि आपको फास्टर रिटर्न मिल सकते हैं. अगर वो फंड मैनेजर सर्टन परसेंटेजेस क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, हाउ कैन आई बीट दैट? एम आई रियली लेसर देन देम? मेरे लिए गोल ना $1 million था. So, और कोई स्टॉक्स थे आपके पोर्टफोलियो में which didn't work out the way you wanted? I had a lot of faith on that was Just Dial. I was one of the very early investors of Just Dial. Somehow they could not innovate. They remain stuck wherever they are. That bet went completely wrong for me. Unless and until I have lost faith in a company, I wouldn't sell it. So it's been like 2011 to today, 14 years. I didn't exit. So close to 5,000% returns. नमस्कार. आज के इस हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं जिन्होंने सिर्फ 46 की एज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल किया है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कोई फैंसी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, एक आम बैकग्राउंड से आते हैं. इन्होंने भी अपनी शुरुआत एक एज अ फ्रेशर शुरू की है 2.3 लाख के पैकेज से, और वहाँ से लेकर इन्होंने एक ज़बरदस्ती फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल किया है. तो एक तरह की फ्रीडम ले लीजिए, एक तरह की थिंग्स दैट यू लव, उस तरह की चीज़ें करने की अपॉर्चुनिटी. एंड उसके लिए उन्होंने क्या कुछ किया है जो आप सभी कर सकते हो, और आप सभी भी उस चीज़ों को फॉलो करके अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हो. उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. बढ़ते हैं पॉडकास्ट की तरफ. नमस्कार अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल एपिसोड में, जहाँ पर हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बातें करेंगे, एंड दैट टू एट द अर्ली एज जो आपने हासिल किया है. एंड व्हाट आई कैन से इज़ लाइक कि मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ तो उन सभी का एक ही टारगेट होता है कि आई वांट टू गेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एज अर्ली एज पॉसिबल. प्रीवियस ज़माने में होता कि बहुत सारे लोग सरकारी जॉब वगैरह करते थे, 60 तक वेट करना पड़ता था, तब जाके फिर उसके बाद जैसी चीज़ें एक फ्रीडम या फिर जो चीज़ें करनी चाहिए उनको, उनका मन लगे वो करने की फ्रीडम उनको 60 के बाद ही मिलती थी. दिस डेज एस्पिरेशंस यंग जनरेशन के ले लो या फिर सभी के ही देख लो, तो थोड़े बदल से गए हैं कि काफ़ी मतलब एक ट्रैफिक बढ़ गया है, काम करने का प्रेशर बढ़ गया है, तो एवरीबडी वांट्स टू गेट रीड ऑफ इट. और तुरंत तो हो नहीं पाता बिकॉज वो पैसा भी तो होना चाहिए कि आपके पास उस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए. बट जो चीज़ आपने की है उस तरह की चीज़ें करोड़ों लोग करना चाहते हैं. एंड इसीलिए आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है सभी के लिए, कि सभी को एक लर्निंग्स मिलने वाली है कि कैसे आपने किया. तो शुरुआत में सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि एजुकेशन से, कि जो भी आपने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद किस तरह की शुरुआत रही, किस तरह का आपका एक लैडर रहा है आपके कॉर्पोरेट जर्नी में. तो आई कम फ्रॉम राजस्थान में बड़ा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड एक्सपोजर तो नहीं था. एकेडमिक्स में हमेशा से अच्छा कौन था. सी सिटी से आते हो? एक्चुअली देखा जाए तो आप मोस्ट ऑफ द सिटीज़ के नाम भी नहीं पता होंगे. अलवर, राजगढ़, बहुत छोटे छोटे शहरों से. जयपुर में काफ़ी कुछ टाइम रहा, बट काफ़ी टाइम मेजॉरिटी राजस्थान के काफ़ी छोटे छोटे शहरों में था. और राजस्थान तो उस टाइम में मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा, आज के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट था उस समय. तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम थी. तो एकेडमिक्स में अच्छा था, तो ओनली ऑप्शन वाज कि इंजीनियरिंग करना है और उसके अलावा कुछ नहीं है. 2004 से लेकर के 2023 तक ऑलमोस्ट 19 ईयर्स जो है डसो सिस्टम में रही. लेकिन हमेशा 3 से 4 साल के अंदर एक कांस्टेंट इच था कि कुछ और करना है. मतलब ये रोल तो अभी हो गया, अभी कुछ और नया करना चाहिए, कुछ और नया करना चाहिए. तो केप्ट ऑन एक्सपेरिमेंटिंग. तो कभी जॉब चेंज करने की ज़रूरत ऐसी हुई नहीं, क्योंकि हर 3-4 साल में इंटरनली जॉब चेंज कर रहा था. Yes. So what was your first salary when you joined the corporate world, and what was the last salary जो आपने 2.3 lakhs पर एनम थी. अपने कॉर्पोरेट करियर के एंड में था, क्लोज टू अराउंड यू कैन से दैट 80 to 90 या lakhs पर एनम. अंडरस्टूड. या सो अभी एक तो ये होता है कि मैंने ये समझा है, और कई सारे जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो जनरली एक चीज़ कहते हैं कि आप कितना कमा रहे हैं इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना बचा रहे हैं. तो अब बचाने की बात करते हैं कि ठीक है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो भी आपने हासिल किया, व्हाट वाज द सेविंग हैबिट्स दैट यू फॉलोड,
और क्या आपको भी एक हम लोगों की तरह मतलब एक आम बंदे की तरह आपको भी क्या कुछ स्ट्रगल्स हुई हैं यहाँ पर एटॉमिक हैबिट जैसी बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ी या फिर और कुछ? नहीं, अभी मुझे लगता है कि ये सोशल स्पेस में अभी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं जहाँ पर कि आप बहुत कुछ काफ़ी जल्दी सीख सकते हैं। मैं कहूँगा कि आज की जनरेशन तो बहुत एडवांटेजियस सिचुएशन में है कि अगर आप इफ़ यू आर सीकिंग आउट, यू गेट लॉट ऑफ स्टफ। अनफॉर्चुनेटली 20-25 साल पहले इतना कुछ अवेलेबल नहीं था। ना तो इस तरीके की पर्सनल मैनेजमेंट को लेकर के या सेविंग्स को लेकर के या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के बुक्स भी थी, ना कोई ऐसे पॉडकास्ट थे, ना कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा था, तो काफ़ी हद तक आपको खुद ही सीखना था। लेकिन कुछ एक चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली पता थी कि मनी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर लाइफ, not in terms of the purchasing power that it has, but in terms of the safety security that it gives to you. लेकिन मैं बहुत माइंडफुल था कि मुझे क्या करना है। जैसे बहुत बार होता है कि लोग हर चीज़ पे खर्च करते हैं। मतलब वो अगर उनको कपड़े खरीदने हैं तो सबसे महंगे खरीदेंगे, अगर उनको रेस्टोरेंट में जाना है तो सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाएंगे, अगर उनको ट्रैवल करना है तो यूरोप ही जाना है या फिर फैंसी होटल्स में ही रुकना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोग ना, मतलब फिर वो उनको किसी चीज़ का शौक नहीं, उनको सिर्फ पैसे खर्च करने का शौक है। तो मैं वो नहीं बनना चाहता था। मतलब मैं अपने शौक पूरे करना चाहता था, बट वो शौक सिर्फ जो मैं वाकई में मेरे शौक हैं, जिन चीज़ों को मैं पसंद करता हूँ। मुझे कार पसंद है, मतलब जेन्युइनली आई हैव बीन लाइक सिंस माय चाइल्डहुड आई हैड फैसिनेशन फॉर कार्स। I decided I'll spend on my car, even if it's a want. बट ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे इस एक्सपीरियंस को इन्हांस करना है, मैं इसके लिए कभी अपने आप को रोकूंगा नहीं। बाइक मुझे पसंद है, इन पे करूँगा। बट ऐसी चीज़ें जो कि मेरे एक्सपीरियंस को इन्हांस नहीं करती हैं, उनके लिए मैं पैसे नहीं खर्च करूँ। एंड एट द सेम टाइम सेविंग के बिना तो ये हो नहीं सकता। तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि मैं अपनी सैलरी का एक सर्टन परसेंटेज जो है वो हमेशा सेव करूँगा। वो कभी भी कोई ऐसा महीना नहीं निकलना चाहिए कि जिसमें कि मैंने एक सर्टन परसेंटेज सेव नहीं किया। वो मैं बहुत उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर था। सभी लोग प्लान करते लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, आपने कैसे एग्जीक्यूट किया? मतलब एक तो मुझे लगता है कि उसकी इम्पोर्टेंस आप कितना देते हैं उस चीज़ को। एक कहना अलग बात है, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और ये कि मुझे करना ही है। अभी जैसे फिटनेस, सभी लोग जानते हैं कि फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट कितने लोग उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। मैं लाइक व्हेन इट कम्स टू फिटनेस ऑल्सो, मैं आज जो सर्टन फिटनेस रिजीम में फॉलो करता हूँ, मैं आज वो 10-15 साल से कर रहा हूँ, बिकॉज वो करना है मुझे। और उसके लिए कोई ऐसा बहुत मेजर मैं कहूँगा ऐसा कोई बहुत फिलोसफिकल ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ डिसिप्लिन। बट ऑन द अदर साइड आई पुट सर्टन मैकेनिज्म इन प्लेस। मुझे लगता है कि अगर आप एक लर्निंग एट द सेम टाइम आप एक प्रोसेस और मैकेनिज्म बनाते हैं, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। अभी जैसे कि मेरे लिए था कि मैं जो मेरा जिस बैंक अकाउंट में मेरा सारा का सारा इनकम आता है, उस सारे बैंक अकाउंट से एक सर्टन अमाउंट जो है मैं एक दूसरे बैंक अकाउंट में मूव कर देता था एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ओके। और मेरी जितनी भी सेविंग होती थी वो उसी अकाउंट से होती थी। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने उस अकाउंट के अंदर कोई भी पे ऐड ही नहीं किया। मतलब पे इन द सेंस ट्रांसफर टू माय बैंक अकाउंट ऐड ही नहीं किया। मैंने कहा मैं वापस ही नहीं निकाल सकता, और वो तो गया, मतलब अभी वो उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। एंड दिस डिसिप्लिन आई हैव टू मेंटेन कि मैं फिर टेम्प्ट होकर के किसी दिन उसमें जाकर के ऐड नहीं करूंगा। नहीं करना है तो नहीं करना है। सो फिर भी अगर सैलरी की बात करें तो कितना परसेंटेज अमाउंट आप सेव करने की प्लानिंग करते थे? सो शुरू में 20%, अच्छा, 20%। 20% तक मैं कोशिश करता था कि मैं करूं। बाद में लेटर ऑन इन माय करियर तो 40, 50, 60% तक मैंने पहुंचा दिया था उसको। तो जहाँ पर सभी लोग मंथ के एंड में सेव करने की बात करते हैं, मैं जो बचा स्टार्ट हुआ में, पैसा है, तो आपने स्टार्ट में कर दिया। सो मेरे लिए दैट इज फॉर्मूला परफेक्ट। जो है वो सेविंग का हमेशा से इनकम, मतलब जनरली लोग ये करते हैं सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। मेरे लिए हमेशा से था कि एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। सो अगर आप ये फॉलो करने लग गए तो ऑटोमेटिकली जस्ट ट्रेन योर माइंड। इट्स अ ट्रेनिंग, एक्चुअली इट्स जस्ट अ ट्रेनिंग। इट्स जस्ट लाइक, मैं हमेशा सबको ही बोलता हूँ जब भी कोई फाइनेंशियल के बारे में बात करता है तो मैं कहता हूँ
इट्स लाइक प्रिटी मच योर वर्कआउट्स। अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपने बना लिया है कि सुबह आपको हाफ एन आवर 45 मिनट्स 1 आवर वर्कआउट करना है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। मुझे ये समझना है कि मतलब आगे बढ़ने से पहले कोई एक या दो टिप सेविंग के लिए जो कोई भी व्यक्ति फॉलो कर सकता है एकदम क्विकली आज से ही, एंड उन्हें भी स्ट्रगल जो आज फेस कर रहे हैं वो कहीं ना फेस करनी पड़े सेविंग के मामले में। एक तो जो मैंने जैसा फॉर्मूला बताया कि सेविंग प्रायोरिटाइज करना, अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सर्टन एस्पिरेशन होना, न्यूमेरिक एस्पिरेशन होना ज़रूरी है। ओके। क्योंकि जब आपके पास कोई एक गोल पोस्ट नहीं है और आप चलते जाते हैं ना, तो फिर यू विल बी लॉस्ट। गोल की बात है तो आपका क्या गोल था सेविंग के लिए? तो मेरे लिए बहुत मैंने ऐसा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हिसाब से नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने पहले भी बताया इसके बारे में, बट मेरे लिए गोल ना $1 मिलियन था। ओह। और वो कहाँ से आया मुझे नहीं पता। मतलब आई कांट फाइंड आउट द रूट कॉज कि किस दिन मुझे $1 मिलियन लगा, लेकिन शायद कंज्यूमिंग सर्टन स्टफ एंड ऑल दैट मुझे रियलाइज हुआ कि $1 मिलियन इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। यस, सो दैट गोल वाज ऑलवेज बैक ऑफ दैट योर वाज माइंड। समवेयर एट द बैक ऑफ माय माइंड कि मुझे कभी ना कभी ये फिगर अचीव करना है। ओके ओके, गॉट इट। तो उसके लिए फिर आपने सेविंग शुरू की, So पहला ये स्टेप कर आपके लिया। लिए, तो आपके दिमाग में ना जब आप एक नंबर होता है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें ना आप उसके आसपास रास्ते ढूंढने लग जाते हैं कि अभी मुझे करना है तो ये कैसे अचीव होगा। इसके लिए आपको सेविंग करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज़ आपको फास्टर रिटर्न लाने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ सेव करने से नहीं होगा। मतलब सेव तो एफडी में भी हो सकता है, बट रिटर्न तो नहीं आएगा उतना, तो फिर आप कैसे $1 मिलियन होंगे। तो कुछ बीच बीच में मैंने फिर सिमुलेशंस करने शुरू कर दिए थे। तो सिमुलेशंस जो है पिछले कहीं मैं कहूँगा 8 से 10 साल पहले ही मैंने कुछ सिमुलेशंस करने शुरू किए थे कि अगर ये नंबर अचीव करना है तो क्या करना चाहिए। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार अगर इसको अचीव करना है तो मुझे करीबन 17-18% रिटर्न अचीव करना पड़ेगा। सो एंड दैट्स व्हाट आई वुड से दैट कि एवरीबडी शुड पुट अ नंबर, डू सम सिमुलेशंस कि हाउ यू वुड अचीव दैट नंबर, एंड देन स्टार्ट मेकिंग योर प्लान। डोंट मेक योर प्लान रैंडमली कि मतलब मैं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ सेव कर दिया, मैंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, हो जाएगा। ऐसा अपने आप नहीं होगा। इसके पीछे एक सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी होगी, तभी हो पाएगा। हाउ वर द फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स एंड पहला मल्टीबैगर कब मिला आपको? सो मेरी पहली मतलब फर्स्ट स्टॉक से शुरू नहीं किया था, सबसे पहले म्यूचुअल फंड से शुरू किया था। अच्छा। और मुझे लगता है शायद वो भी मेरी एक लर्निंग का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा, क्योंकि आई डिड मिस्टेक्स देयर। एंड एक कोई एजेंट मिला, उस एजेंट ने म्यूचुअल फंड रिकमेंड करने शुरू कर दिए, और उस समय दैट वाज द टाइम जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स वर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। 2007-8 की बात है। दे वर लाइक गोइंग इंसेनली क्रेजी। सो ही स्टार्टेड रिकमेंडिंग, आई स्टार्टेड बाइंग म्यूचुअल फंड्स बिना सोचे, मतलब हाँ। इनिशियली बिना सोचे किए। एंड देन आई रियलाइज कि ये तो बहुत अच्छा है। एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग कि नहीं, ये इतना अच्छा नहीं है। ये सेक्टोरल फंड्स हैं, इनका ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये बहुत ही कंसोलिडेटेड Yes. किसी एक एरिया में काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे लॉन्ग टर्म पर रिटर्न देंगे। एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली इट हैपेंड कि वो काफ़ी पुअर परफॉर्म करना शुरू हो गए। तो पहले म्यूचुअल फंड से थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया, एंड देन आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू इट कि ये म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड पिकिंग कंपनीज फ्रॉम दैट, एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग अच्छा इनका पैटर्न इस तरीके से होता है। ये लोग सर्टन अमाउंट कैश में भी रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दे जस्ट गो एंड इन्वेस्ट। एंड देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न कि ये लोग जब मार्केट बहुत पीक पे होता है तो उनका वो जो कैश का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इनको, ये लोग अपने कैश में, वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं था। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कैश आपको अपने पास अपॉर्चुनिटी फंड बना के रखना चाहिए। देन आई रियलाइज दैट पार्ट कि यार ये तो मुझे भी करना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि बस आंख बंद करके सिर्फ इन्वेस्ट करता जाऊं, मुझे एक फ़ंड बनाना पड़ेगा, और वो फंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी जब मैं उसको इन्वेस्ट करूं। कमिंग ऑन टू मल्टी बैगर, आई थिंक there are few, but one of the biggest multi-bagger for me has been TVS Motors. सो TVS मोटर मैंने 2011 में सबसे पहले, मतलब मैंने शायद 1 साल पहले से ही उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था, बट 2011 में फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि नहीं, दिस कंपनी
is going to do something exceptionally well. Even at that time they were not in the top 2-3 में, तब नहीं थे, शायद थर्ड या फोर्थ नंबर पे. इसे एनालिसिस से पिक किया था, आपके पास कोई गाड़ी वाड़ी थी? Analyst. नहीं, तो उसके दोनों चीज़ें थी, बिकॉज आई वाज ऑलवेज अ बाइक इंथुजियास्ट. तो वो एक फैक्टर था कि मुझे बाइक समझ में आती थी कि बाइक मार्केट क्या होता है, बाइक की टेक्नोलॉजी क्या होती है. एंड मोर देन द मार्केट, मैं टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फैसिनेटेड था. और मुझे तब दिख रहा था कि TVS वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज जो कि टेक्नोलॉजी पे उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट था. वो लोग कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ इस चीज़ों में कर रहे थे. चाहे वो डिस्क ब्रेक हो, तो सबसे पहला डिस्क ब्रेक उन्होंने लेकर के आए थे. ऐसे बहुत सारे, अगर मैं पास्ट में जाऊं तो बहुत सारी ऐसी स्मॉल इंडिकेटर्स मुझे मिल रहे थे कि ये लोग जो हैं, कुछ फिर TVS रेसिंग हुआ. सो तब मुझे समझ में आया कि दे आर रियली वेरी सीरियस अबाउट व्हाट दे आर डूइंग. देन मैंने कहा कि ये मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए. 2011 में फर्स्ट टाइम आई इन्वेस्टेड. एट दैट टाइम इट वाज 59 रुपीज़. ओके. And I was 100% sure about it. This company is going to do well. This was one of the few companies. I wouldn't say that एक अकेला, but हाँ, इस पे मुझे इन्वेस्टमेंट का काफ़ी कॉन्फिडेंस था. उसके बाद इट वेंट डाउन 59 से, इट वेंट ऑलमोस्ट 30-40% ड्रॉप हुआ. इट वेंट टू 39. मैंने कहा यार, अगर इफ़ आई हैव कॉन्फिडेंस इन दिस कंपनी, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बाय मोर. Even at that time I didn't know this buying on dip kind of a strategy is there, but मुझे लगा कि अगर मुझे कंपनी पे कॉन्फिडेंस है तो स्टॉक प्राइस से मुझे लेना देना नहीं होना चाहिए. आई शुड बाय इट वंस अगेन. देन आई अगेन बॉट इट एट 39. देन इट वेंट अप. इट 2015 ऑनवर्ड्स के आसपास वो ऑलमोस्ट 700 तक हो गया था. वाओ. एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट्स जो हैं, उन लोगों ने रिकमेंडेशन जो है सेल का था. देन आई रियलाइज कि इनके सेल में अगेन कोई मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं दिखता कि सेल के पीछे मोस्टली ये टेक्निकल रीजंस हैं, फंडामेंटल कोई मुझे रीज़न नहीं दिख रहे हैं. मैंने कहा लेट मी बी वेयर एवर इट इज़. मैंने सिर्फ अपना इतना स्टेप लिया कि जितना मेरा जो, बिकॉज इट ग्रू मल्टी फोल्ड हो चुका था, तो मैंने अपना जो प्राइम कैपिटल जो मैंने प्रिंसिपल था वो निकाल लिया. मैंने कहा बाकी सब मैं रहने देता हूँ. किस साल निकाला आपने? ये 2000 जब 700 के पीक पे था. आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट मस्ट बी अराउंड, हाँ, 2015-16 टाइम फ्रेम में शायद तब हुआ होगा, या 17 के टाइम फ्रेम में, हाँ, तब हुआ होगा. देन आफ्टर दैट इट डिडंट गो एक्सेप्शनली वेल, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. एंड देन कोविड के टाइम में इट वेंट अप टू आई थिंक 350 तक चला गया था. एंड देन मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी वेयर आई शुड बाय इट अगेन. एंड देन आई बॉट इट वंस अगेन. And if you look at current situation, it went up to 2800, currently at 2300. But again, if you see that, मेरे लिए वो फ़र्क ही नहीं पड़ता. मतलब वो 2800 से 2300 हो गया, it doesn't matter, because of the reason कि I have, unless and until I have lost faith in a company, I wouldn't sell it. So it's been like what, 2011 to today, 14 years, I didn't exit. So close to 5,000% returns. Interesting. And yeah, it has been like that. And ऐसे, ये तो one of the most exceptional cases हैं, but ऐसे somewhat similar kind of a cases, I had multiple of those ones where I remained invested purely because the reason कि मुझे समझ में आ गया था कि स्टॉक प्राइस और कंपनी की परफॉर्मेंस नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड है. ये अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो, अगर ट्रेडर हैं तो बात अलग है, जो मैं नहीं हूँ. मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे लिए वो स्टॉक प्राइस से कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करना, जबकि उल्टा होना चाहिए. हम जनरली हम ये देखते हैं कि इसका स्टॉक गिर रहा है तो कंपनी ख़राब है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मे बी दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो दैट हैज़ बीन माई फिलॉसफी ऑल थ्रू आउट. सो जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया, सो जस्ट लाइक वॉरेन बफेट के लिए कोका कोला चला, सीज कैंडी चला, और 2-4 कंपनीज चली. फॉर मिस्टर झुंझुनवाला कंपनीज लाइक एक रेटिंग क्रिसिल था, शायद क्रिसिल चला, टाइटन चला, एंड देयर आर मेनी स्टॉक्स जो अभी भी लॉसेस में है. एयरलाइन में ही लूज अ लॉट ऑफ मनी, बट वो वही कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं जो आपके पूरे पोर्टफोलियो के एक बेटर लेवल पर लाते हैं. सो और कोई स्टॉक्स थे आपके पोर्टफोलियो में विच वर्कड आउट प्रीटी वेल, और कई ऐसे स्टॉक्स जो डिडंट वर्क आउट द वे यू वांटेड? या सो इसके अलावा HCL टेक था, जो कि it worked pretty well, pretty much like
टीवीएस मोटर जैसी एक्सेल टेक सिचुएशन का आपने एक रेफरेंस दिया था, जियोमेट्रिक को एक्सेल टेक ने अक्वायर किया था, एक्वायर तो किया था। वहाँ से कुछ तो वहाँ से भी मुझे कुछ और अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश्ड हुई। तो वो भी मुझे समझ में आया, तब थोड़ा और भी डिटेल में समझ में आया कि व्हाट एग्जैक्टली दैट दे डू एंड व्हाट इज़ द यूनिक एलिमेंट दैट दे हैव कंपेयर टू अदर्स इन द मार्केट। उससे पहले भी इन्वेस्टेड था, बट उसके बाद थोड़े ईसॉप्स भी मिले। जब वो एक्विजिशन हुआ तो उस समय ईसॉप्स भी मिले, बट एट द सेम टाइम मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि नहीं, देर इज समथिंग विच इज़ गुड अबाउट दिस कंपनी कंपेयर टू अदर्स, एंड this is one of the challenger to the top IT companies at this point of time. So that is also another one. Then FIM industry has been one of the ones where I started investing in it way before the whole run up of that happened. And recently I would say that अभी जैसे वही IPO की जब आप बात कर रहे थे, like Zomato. So Zomato I did not buy at the time of IPO. ओके, And गिरने के बाद ले लिया। then I waited till the time it reached up to what 50, यस, and I bought significant amount at that time because I realized कि Zomato is genuinely a kind of a company which will do well in the longer run because of the way dynamics are, and I understand their business model. So I decided, yes, this is going to be, and it is turning out to be at the early stages of multi fold returns. But yeah, कुछ एक हाँ जो investments which did not go well, one of the companies which I had a lot of faith on, that was Just Dial. So I was one of the very early investors of Just Dial. IPO जब आया था तब भी, अमिताभ उसके बाद बच्चन, भी हाँ। मुझे लगा था कि ये बिजनेस मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल होगा. Somehow they could not innovate. They remain stuck wherever they are, and that bet went completely wrong for me. But the moment जैसा मैं आपको बता रहा था कि the moment I realized कि this is a wrong bet for me, and जो मैंने इन्विसाज किया था कि ये कंपनी जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए वो नहीं गई, तो आई कम्प्लीटली एग्जिटेड फ्रॉम इट. मैंने कहा नहीं, ये इस पे मैं बेट नहीं खेल सकता, बिकॉज मुझे अब कंपनी पे ही ट्रस्ट नहीं है कि उनके विजन पे या उनके फ्यूचर पे नहीं है. सो दिस इज वन ऑफ द केसेस वेयर इट डिडंट गो वेल, बट आई एग्जिटेड एट द राइट टाइम. सो अगर शॉर्ट में आप बता पाए तो वो कौन सी 2 से 3 चीज़ें हैं वो किसी भी स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले आप देखते हो, मतलब उस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि वेदर टू पिक दैट स्टॉक और नॉट? Interestingly, matlab, one of the first few things that I see is their management. You know, I would go to their management, जो annual report में जितने management होते हैं, I go and look at their, आज के टाइम में तो ज़्यादा आसान हो चुका है, LinkedIn प्रोफाइल से I try to analyze की who they are, and अगर उनके interviews available हैं तो I will go and check that also. तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके जो लीडर्स हैं, who they are, because finally at the end of it a great company is made by great leaders. Yes. only. No company can become just great just like that. So like Zomato के लिए confidence came because of the reason Dipinder Goyal. Yes. Right? So that is one part. Then second is I would try to understand their business model in detail. कि what are they really producing या creating या services जो provide कर रहे हैं वो क्या करते हैं, उसका future क्या है. Like TVS Motor मुझे clearly उस समय समझ में आ रहा था कि इंडिया में the way our economy is, the way हमारा social dynamics है, two wheelers will continue to remain the predominant mode of transport. अगर उस डोमेन के अंदर और हम एस्पिरेशनल होते जा रहे हैं, तो अगर टीवीएस मोटर जैसी कंपनी जो कि उस एस्पिरेशन को क्रैक कर सकती है, अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकती है, फॉर श्योर इट इज़ गोइंग टू डू वेल, राइट. सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस मॉडल एंड द रिलेटेड फिनेंशियल्स. और वो फिनेंशियल में सिंपली आई एम नाइदर एन एक्सपर्ट, और मैं उस पर बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कि जितने रेशियोज होते हैं, आई डोंट गो बाय दैट. ठीक है, जस्ट फॉर द लुक ऑफ इट आई वुड लुक एट इट, बट मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक वो मास करते हैं, वो ट्रेडर्स के लिए हैं, बट वो इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है. वो इतने ज़्यादा जो जितने मोस्टली आपको समझने की ज़रूरत है कि उनका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है,
उनका ऑपरेटिंग मार्जिन कैसा हो रहा है, कैश फ्लो कैसा है, ये सारे एलिमेंट्स मैं समझने की कोशिश करता हूँ, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आई वुड गो एंड इन्वेस्ट ऑन दैट कंपनी। गॉट इट। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एनुअल रिपोर्ट्स में, इन्वेस्टर कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट आई वुड से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग देखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वहाँ से ही आपको क्यूज मिलते हैं कि वो कंपनी आगे क्या करने वाली, बिकॉज एनुअल रिपोर्ट के अंदर वो सब कुछ नहीं होगा, आपको नहीं पता चल सकता। रिटायरमेंट कॉर्पस कितना बनाया आपने, और उसके लिए क्या प्लानिंग रहती है? कि कई बार लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन को भी आपको काउंट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूँगा इन्फ्लेशन इज़, इंडिया जैसी कंट्री में तो इन्फ्लेशन सबसे डेंजरस एलिमेंट है, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स को पूरी तरह से हेवार ले जाता है। और मैं कहूँगा कि जो हम इन्वेस्टमेंट फिगर गवर्नमेंट के पब्लिश डेटा हैं, वो तो काफ़ी हद तक फेक है, आउटरेजियस, बट यस। क्योंकि अगर हमारा इन्फ्लेशन बास्केट अगर हम खोल के देखें ना, आई डोंट नो कितने लोग इन्फ्लेशन कैसे कंप्यूट करता है वो खोल के देखते हैं। राइट। अगर आप इन्फ्लेशन बास्केट खोल करके देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा 50% तो फूड है। इंडिया की आज की जनरेशन क्या फूड पे सर्वाइव कर रही है? अगर हमारा 50% जो है फूड बेस्ड है, तो वो इन्फ्लेशन करेक्ट है ही नहीं। आपके मेडिकल एक्सपेंसेस का क्या, आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस का क्या, आपके लीजर एक्सपेंसेस, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर वेकेशन, वांट्स टू फ्लाई टू डिफरेंट प्लेसेस, उनके इन्फ्लेशन का क्या? वो इन्फ्लेशन तो 6-7% से तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम में एजुकेशन इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट 11 से 12% है, मेडिकल तो 13-14% है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? मतलब इन्फ्लेशन तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन ये भी सिटी टू सिटी बहुत वेरी करता और है, बहुत वेरी करता है। इट्स अ सिग्निफिकेंट वन। तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको कि हम सब लोगों को कंसिडर करना चाहिए और हायर साइड में करना चाहिए उसको। तो एंड देन दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि शायद काफ़ी डिस्कस भी हो रहा है, बट गवर्नमेंट पॉलिसीज टूवर्ड्स टैक्सेस ऑन, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ता जा रहा है, एंड many people have started indicating it may go even further. Government will be very excited to do it, even 20% 30% तक भी ले जाए, तो yes, इसको भी थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस वजह से that's why I always say that कि when you are making your investment corpus planning, do it on the upper side. मतलब देर आर लॉट ऑफ रूल्स अवेलेबल, जैसे कि एक बहुत कॉमन रूल है 25x का रूल। मैं कहता हूँ इंडिया में किसी भी हालत में वो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, प्योरली बिकॉज द रीज़न हमारे डेट इतने कम रिटर्न देते हैं, डेट पे टैक्स इतना ज़्यादा है, और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा इन्फ्लेशन इतना सिग्निफिकेंट है। तो जो एक स्टैंडर्ड एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है 25x ले लिया तो हो गया, इट डजेंट वर्क दैट वे। सो मैं कहूँगा कि 35x 40x तक आप जाइए इसको करने के लिए। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन, आई हैव गॉन ऑन द अपर साइड ऑफ इट, कि टू मेक श्योर कि ये हो। लेकिन जब आप वो कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कॉर्पस ग्रो करता रहे, राइट। बिकॉज सिर्फ वो कॉर्पस कंप्यूट करने से नहीं होगा, वो कॉर्पस अगर ग्रो करता रहेगा तभी आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंस सोच सकते हैं। बिकॉज अगर वो कॉर्पस स्टैग्नेंट है तो बहुत जल्दी वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। राइट। तो आपको वो कॉर्पस जो है वो इन्फ्लेशन से ऑलमोस्ट 4%, मिनिमम 4% से ज़्यादा आपको ग्रो कराना पड़ेगा। राइट। सो दैट हैज़ बीन काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड द कंप्यूटेशंस। और मार्केट कैप वाइज अगर देखेंगे तो किस तरह का आपका डाइवर्सिफिकेशन रहा है? किस मतलब मिड कैप पे ज़्यादा फोकस रहा है, लार्ज कैप पे रहा है, या फिर अदर मार्केट कैप पर रहा है आपका? सो मैं कहूँगा कि मिड कैप पे ऑलमोस्ट मेरा मिड कैप स्मॉल कैप मिला करके इस पूरे पोर्टफोलियो के अंदर, मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी विच इज़ डायरेक्ट इक्विटी एज वेल एज म्यूचुअल फंड, उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो 50 to 55% इज मिड टू स्मॉल कैप, एंड रेस्ट इज 40-45% जो है वो लार्ज कैप है। नाउ ये जो आपकी जर्नी रही है, सो ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ लर्निंग्स आपके लिए रही होगी। तो इसमें से मतलब जिन लोगों को ये पाना है, मतलब सभी को पाना है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि जो वो चाहे, मतलब मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लेकर आती है वो है फ्रीडम। एग्जैक्टली, फ्रीडम की जो हमें पसंद है वो करने की। एंड
वो आपने करके दिखाया, एग्जाम्पल आपने सेट करके दिखाया, तो आने वाले टाइम में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो सारे लोग भी उस तरह की चीज़ें कर पाए कि जो उन्हें करना है जिस टाइम करना है, ठीक है, कि मंडे को मूवी देखने जाना है तो दे कैन गो, तो दैट कैन हैपन ओनली व्हेन दे हैव राइट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्या कुछ 2 से 3 लर्निंग्स रहेगी, डूज एंड डोंट्स, कि ये 2-3 चीज़ें करनी है और ये बिल्कुल नहीं करनी है, दैट विल हेल्प एवरीवन टू गेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल। करेक्ट। हाँ, तो एक पहला तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में एक चीज़ बोलूँगा कि व्हेन पीपल से दैट मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मैं कहूँगा कि मनी कैन गिव यू फ्रीडम टू invest on the stuff that gives you happiness. Without money you would not be able to do it. So इसलिए completely money और happiness का कोई direct correlation आप नहीं है, ऐसा नहीं है but वो indirect है। तो yes, agree। हाँ, तो in terms of my learnings, पहला तो मुझे लगता है कि आपको ना अपने सारे लाइफ के जो financial decisions है ना वो एक्सेल पे लेने चाहिए। ओके, इमोशन बेस्ड कोई डिसीजन लेना कंप्लीटली बंद कर मतलब दो। दिमाग में कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहिए ऑन आप पेपर या एक्सेल फिर हाँ ऑन एक्सेल। पेपर पे बैठिए। लाइक आई गिव यू वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल व्हिच इज काइंड ऑफ मेरे लिए एक बहुत ही मेरे फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग के अंदर काफ़ी चेंजिंग इक्वेशन रहा। सो जब मैं अपना सेकेंड हाउस खरीद रहा था, मेरे पास चॉइस था कि मैं फर्स्ट हाउस मैंने उस समय जितनी मेरी नीड थी 2 BHK उतना, जबकि मैं ज़्यादा बड़ा खरीद सकता था, मतलब आराम से मेरे लिए पॉसिबिलिटी थी कि आई वाज अर्निंग एनफ दैट आई कुड टेक अ हायर लोन एंड आई कुड गो फॉर दैट। मैंने 2 BHK खरीदा बिकॉज मुझे पता था आज की नीड मेरी उतनी ही है और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकना नहीं चाहता। अगर मेरी EMI बहुत बड़ी हो जाएगी तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए मेन रीज़न ये था। बट जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब 2 BHK का हो गया, मुझे अभी बड़ा घर चाहिए और अब मेरे पास चॉइस है कि मैं वो घर बेच दूं या फिर मैं इसको, जो कि मेरे लिए दोनों ही सिनारियो पॉसिबल थे। आई कुड बाय सेकेंड हाउस ऑल्सो विदाउट सेलिंग माई फर्स्ट हाउस। देन आई डिड अ सिंपल मैथ ऑन दैट ऑन माई एक्सेल कि अगर मुझे आज भी याद है कि उस समय जब मैंने अपना फर्स्ट हाउस बेचा था उस समय it was 75 lakhs that I could sell it for। मेरे पास ये था कि या तो 75 lakhs ये होगा, नहीं तो ये 75 lakhs कहाँ से आएगा, और मैंने अपने शेयर्स मार्क किए कि इनको मैं निकाल सकता हूँ और मेरे पास आराम से पैसा आ सकता है और मैं ये भी घर मेंटेन कर सकता हूँ। एंड देन माई मैथ सेट दैट कि नहीं, इट डजेंट मेक सेंस, ये मेरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न देने वाले स्टॉक्स हैं, आई शुड नॉट बी टचिंग इट। TVS मोटर वॉज वन ऑफ देम। मैंने कहा इसको मैं नहीं टच कर सकता एंड आई डिसाइडेड इमीडिएटली आई विल सेल माई हाउस। एंड यू वोंट इमेजिन दैट 75 लाख मैंने आज भी वो ईयरमार्क रखा था, मतलब वो स्टॉक्स ईयरमार्क रखे थे एक्सेल में कि ये स्टॉक में बेचूंगा। उनकी वैल्यू अगर आज मैं देखता हूँ, ऑलमोस्ट दैट इटसेल्फ हैज़ बिकम क्लोज टू अराउंड 2.5 CR से ज़्यादा है। वाह, अगर मैं वो घर 75 lakhs का रखता, क्या वो 2.5 CR का हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो दूसरा उसी से जुड़ा हुआ पार्ट है काफ़ी हद तक, इमोशनल डिटैचमेंट विद योर मनी। आप एस्पायर कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, बट उसको आपको काफ़ी डिटैच होकर के करना पड़ेगा। तभी आप, जब मार्केट करेक्ट होता है तब आप चीज़ें खरीद पाएंगे। अगर इमोशनल डिटैचमेंट नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। लाइक माई लाइफ्स बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। मैंने अपने लाइफ का, जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, जो अगर मैं आपको अमाउंट बताऊंगा तो यू विल बी लाइक सरप्राइज टू नो, इट वाज क्लोज टू अराउंड 50 लाख रुपीज आई इन्वेस्टेड इन 3 months टाइम ड्यूरेशन। अच्छा, कोविड के टाइम पे। ओके। सो वन इम्पॉर्टेंट लेसन जो मुझे यहाँ पर सीखने मिला, मतलब बाकी सारी चीज़ों के साथ, कि आप अपना घर खरीद के भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हो। Absolutely. And if I go into the detail, I'll tell you there are multiple strategies that you can really apply, जहाँ पर कि आप घर के साथ, जैसे कि अभी just to give you an example, I took always for my home, I always took OD loan। अच्छा, जो हाँ OD लोन सब फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप OD लोन ले लीजिए और आप अपना जितना सरप्लस पैसा है आप उसमें डाल करके रखिए।
इसका साफ मतलब ये है कि जब आप कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो भी आपके जितना जो आपका इंटरेस्ट रेट है उतना रिटर्न तो आपको मिल ही रहा है। राइट। एट द सेम टाइम आपके पास वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टेबल कॉर्पस रेडी है, जब आपको कभी अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको उसको इन्वेस्ट करना है। तो इट्स अ वेरी फेयर वे फॉर एनीबडी to use I would say house investments in their advantage. राइट। So मैं तो जनरली कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ उस चीज़ से कि आपको घर नहीं खरीदना चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए एंड नहीं मैं नहीं, है ना। see तो life cannot be purely driven Yeah. by financials, right? yes. अपना घर जो आपको एक प्लेजर, कंफर्ट, सिक्योरिटी Security. देता है, वो आपको अपने घर में नहीं होने से नहीं हो सकता। मतलब ये तो वी आर ह्यूमंस फाइनली एट द एंड ऑफ इट, वर्स्ट केस में अपने पास घर तो रहेगा। घर तो रहेगा एंड उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सो इवन आई एम ऑल्सो नॉट ऑफ दैट स्कूल ऑफ थॉट जहाँ पर कि जो लोग बोलते हैं कि रेंट पे रहो जिंदगी भर। आई डोंट थिंक सो। तो मतलब जनरली जब काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही है रेंट पे रह लो वगैरह वगैरह, सो वी हैव दिस प्रॉपर केस स्टडी, प्रॉपर एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है कि प्रॉपर घर खरीद के यू कैन अचीव द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो अमित जी ने अचीव किया है। ऑलराइट अमित जी, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, हमारे साथ ये सारे अपना जो विजडम है, आपका टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस है, इट इज़ अ वेरी गुड केस स्टडी फॉर एवरीवन। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए आज मिली आपसे एंड आशा करेंगे कि सारे लोग इन लर्निंग से सीखेंगे और जल्द से जल्द खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और इंटरेस्टिंगली जो भी चीज़ें आपने बताई, इसमें कोई गिमी की चीज़ नहीं थी, सारी चीज़ें थी कि प्रॉपर डिसिप्लिन आपका था, प्रॉपर सारी चीज़ें आपने एक्सेल में या फिर प्लानिंग थी ऑन पेपर, ऐसा नहीं कि दिमाग में ये करूँगा वो करूँगा, प्रॉपर सेविंग्स आपने की। एक डिसिप्लिन की मैं आपको काफ़ी दाद देता हूँ, जिस तरह से आपने उसे फॉलो किया, जो डिसीजन मेकिंग है आपकी उसकी मैं दाद देता हूँ। और आपकी भी शुरुआत है जो आईटी इंडस्ट्री में हुई वो वैसी हुई है जैसे बहुत सारे लोगों की सर्विस इंडस्ट्री में हुई थी एंड जो वहाँ से आपने यहाँ तक अचीव किया है, इट इज़ ट्रूली रिमार्केबल। एंड आज $1 मिलियन की बात करो तो यूएस वालों के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है वो, वहाँ पर भी वो चीज़ें काउंट करती है, इतने मिलियनर हो गए मतलब अच्छा, तो अच्छे लेवल पे वो चले गए, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उन्हें मिल गया। तो इंडिया में आपने पाया है तो आप तो एक बहुत ही क्रेजी लेवल पर चले गए हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। Thank you sir. Thanks a lot for giving me audience to address and share my knowledge with them. Genuinely मैं सभी को, जो भी मेरे आसपास जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ राइट तो कोई भी कर सकता है। बिकॉज मेरे पास कोई एक्सेप्शनल मीन्स नहीं थे। आई एम लाइक एनी अदर प्रोफेशनल इन इंडिया, जस्ट दैट कि आई वर्कड हार्ड टू अर्न वेल एंड एट द सेम टाइम जो भी मैं अर्न कर रहा था उसको इन्वेस्टिंग वेरी डिसिप्लिन इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, इन अ लॉन्ग टर्म वे। और बहुत सारे लोगों को जब वो सुनते हैं तो उनको लगता है कि शायद कुछ तो भी एक एलिमेंट है जो शायद पता नहीं है, कोई तो भी हिडन है। और मैं ये बोलता हूँ कि उसके पीछे जाने से बजाय अगर आप ये मेथड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ में, यू विल गेट सक्सेस। सो ट्राई टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये वैल्यूबल हो एंड आई वुड लव टू सी दैट इन इंडिया people reach to financial independence and not confusing financial independence with retirement, but at least being confident कि अभी मुझे पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। Thank you so much. Thank you.